देखिए, आज तारीख है 23 दिसंबर सन 2022। आज हम चर्चा करेंगे जो भारत में विदेशी शासक है उसकी बात हम करेंगे। देखिए, मौर्य काल में बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। उसके साथ ही कुछ विदेशी शासक आए। विदेशी शासकों में सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक आए, फिर इसके बाद फिर पार्थियाई आए, फिर इसके बाद कुषाण आए। ये चार लोगों की बात हम करेंगे। सबसे पहले हिंदू यूनानी की बात करेंगे। हिंदू यूनानी पश्चिमोत्तर भारत से आए। उसमें सबसे प्रमुख है डेमेट्रियस। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे प्रथम बाहरी आदमी था वो डेमेट्रियस। डेमेट्रियस ने भारत पर शासन किया, जो हिंदू यूनानी था। उसके समय में एक व्यक्ति आया, सबसे फेमस वो व्यक्ति था जिसको हम लोग कहते हैं मिनांडर। ध्यान से सुनो, मिनांडर की बात नहीं कर रहा हूं। मिनांडर ने क्या किया, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। मिनांडर ने प्रश्न किया और नागार्जुन ने उसका उत्तर दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिनांडर ने प्रश्न किया, नागार्जुन ने उसका उत्तर दिया। ठीक, जो मिनांडर ने प्रश्न किया और नागार्जुन ने जो उत्तर दिया, दोनों के बीच का जो संवाद है उसको लिखा गया था मिलिंद पन्हों में। वो किताब का नाम है मिलिंद पन्हों। आया बात समझ में? नहीं, यही जो नागार्जुन है उनको नागसेन भी कहा जाता है। मिलिंद पन्हों और नागार्जुन के बीच का जो प्रश्नोत्तरी है मिलिंद पन्हों में जो है, वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुआ और बाद में नागार्जुन से ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया। ऐसा माना जाता है कि जो पर्दा प्रथा का प्रारंभ है जो हिंदू यूनानियों से ही शुरू हुआ है। यहाँ पर मैंने सही बात आपको बताया था। देखिए, इन्होंने ही भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक एक कला है, हेलेनिस्टिक कला चलाई गई। भारत में गांधार कला का प्रचलन का उदाहरण इसमें ही शुरू हुआ था। ठीक है, गांधार जो बुद्ध की मूर्तियां जो बनाई जाती हैं, पीछे बड़ा सा, ठीक है, ऐसे बना जाता है। बुद्ध की मूर्ति जब देखोगे, खाना है, हाँ वही है, गांधार शैली बनाया गया है। ठीक है, इन्हीं के समय में शुरू होता है। आए बस समझ नहीं, किताब में दिया होगा। अब देखिए, इसके बाद जो है, इसके पर्दा प्रथा को ही बाद में यवनिका कहा गया था। इसके बाद शक आएंगे। ठीक है, शक जो है, देखिए यूनानियों के बाद शक भारत आए। इनकी शकों की 5 शाखाएं थी। ठीक, 5 शाखाओं में से भारत में और कुछ अफगानिस्तान में उनके अलग अलग जगह थे जहां पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। शक की बात अगर हम करेंगे, इनकी जो 5 शाखाएं थी, पहली शाखा बोर्ड पर देखो, पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिम भारत, 5वीं शाखा ऊपरी दक्षिण। ये तुम्हारा बगल में है। ठीक है, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और ऊपरी दक्षिण। अब देखिए, प्रथम शक राजा एक व्यक्ति था, उसका नाम था मो। प्रथम शक राजा मो था, मो। ठीक है, मो। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में वो भारत आए। 58 बीसी में एक उज्जैन के राजा थे। उज्जैन यही है, क्षिप्रा नदी किनारे, एमपी में ही है। ठीक है, उसने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया। ध्यान समझो, भारत को पराजित कर रहा था। उज्जैन के राजा था, वो पराजित कर दिया किसको, शकों को, और यहां से भगा दिया बाहर, भारत से बाहर भेज दिया। और वही 58 बीसी को बाद में एक संवत चलाया गया जिसको विक्रमी संवत के नाम से जाना गया, क्योंकि इन्होंने जो उज्जैन के राजा थे उसको पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। अब तक लगभग 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके हैं। जैसे कोई आदमी बड़ा काम करता है तो विक्रमादित्य कहलाता था, मतलब अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता था।
14 अब तक 14 लोगों ने क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली सबसे शक्तिशाली शाखा थी पश्चिमोत्तर भारत वाली, ठीक है, जो पश्चिम में थे, और सबसे लंबे समय तक उन्होंने शासन भी किया था। इन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे। शकों ने सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के चलाए और कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। बात समझी नहीं? सॉरी। अब देखिए, रुद्रदामन जो था, रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गिरनार में, ठीक, गिरनार में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया था। अब ये देखो, ये छोटी सी बात, शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, ठीक, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम। इसने गुजरात में बड़े भाग पर शासन किया और काठियावाड़ की अर्ध शुष्क एक सुदर्शन झील है, उसका इन्होंने क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। मौर्य साम्राज्य के मौर्यों ने इसका ये निर्माण कराया था, परंतु यह उस समय तक विनष्ट होने के कगार पर था। इसने क्या किया, रुद्रदामन प्रथम ने उसका जीर्णोद्धार मतलब पुनर्जीवित करवाया था। पुनर्जीवित का मतलब कोई चीज नष्ट होता है उसको फिर से सही कर देना। बगल में देखो हॉस्पिटल बन रहा है, देखो एकदम कबाड़ा हो गया था, अब उसको धीरे धीरे बना रहे हैं, उसका क्या जीर्णोद्धार हो रहा है। उसी प्रकार से इसका भी क्या हुआ था, जीर्णोद्धार हुआ था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। अब देखो, शकों के बाद पार्थियाई आए इंडिया में। पार्थियाई लोग ईरान से आए थे, ठीक है, यहाँ देखो पहले या इसको पार्थियाई कहा जाता है। इनका मूल स्थान ईरान था, यहाँ पर लिख सकते हैं ईरान, ठीक है, ईरान। ईरान देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों ने शासन किया। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई नरेश हुए गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस सबसे प्रसिद्ध हुए। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस, ठीक है, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया आया। इतनी बात समझ गए? पार्थियाई लोगों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं था इंडिया में। बस ईसाई धर्म का प्रसार जानिए, गोंडो फर्निस को जानिए, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था पहले शासकों में, ठीक। इतने लोग हो गए पार्थियाई। अब प्रमुख है कुषाण शासक। कुषाण देखिए, कुषाण की बात अगर हम करें तो पार्थियाइयों के बाद कौन आएंगे? कुषाण। देखिए कुषाण, देखिए कुषाण, इसको यूची या तोखरी भी कहा जाता था। यूची और तोखरी, यूची था तोखरी, ये दो नाम से जाना जाता था। यूची नामक एक कबीला था जो कि 5 भागों में बटा था, ठीक है। ये यूची एक कबीला है, ये 5 भागों में बटा है, ठीक। अब देखिए, उन्हीं में से एक शाखा था कुषाण, ठीक। 1 2 3 4 5, ये 5 शाखाएं थी यूची की, और इसी में से एक शाखा कौन है? कुषाण। यही इंडिया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से जो कुषाण शासक जो आया था उसका नाम था कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस, यही इंडिया आया था सबसे पहले। कुषाण वंश का संस्थापक, कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुजुल कडफिसस। आएगा समझ में? अब देखिए, यहां पर कुजुल कडफिसस, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। यह हो गया संस्थापक। और सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कनिष्क भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित था, ठीक है। इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति भी करवाई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है, इसी के शासनकाल में हुआ था। देखिए, यहां पर कुषाणों की पहली राजधानी कहां थी?
पेशावर जो पाकिस्तान में है, ठीक है, उसको पहले पुरुषपुर कहा जाता था, अब पेशावर कहा जाता है। दो राजधानी थी इसकी, एक मथुरा में थी और दूसरी पेशावर में थी। अब देखिए कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या किया, 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसको देखिए शक संवत के नाम से जाना जाता है। शक संवत चलाया, ठीक है। अब देखिए जिसका उपयोग आज भी कैलेंडर में किया जाता है। मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। कनिष्क वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र इसके अध्यक्षता में किया गया था और कुषाण के शासनकाल में किया गया था, चौथी बौद्ध संगति। अब देखिए कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आरंभिक कुषाणों की भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा, मैंने आपको बताया कि कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, ठीक। इधर देखो कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए और सबसे विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा उसे गुप्तों ने चलाया था, गुप्त साम्राज्य। बस इसके बाद वाला चैप्टर गुप्त साम्राज्य है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में जस्ट पढ़ाएंगे इसके बाद। कनिष्क के शासनकाल में सिक्के चलाए गए थे सबसे शुद्ध थे। इनके शासनकाल में सिक्के चलाए गए थे वो शुद्ध थे, परंतु गुप्तों से कम थे। गुप्तों ने भी सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुद्धतम सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब देखिए यहां पर कुषाणों ने उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत में देखिए सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन उत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत में क्या किए, यहां देखिए इसको बताया, ठीक है। उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में क्या है, तांबे के सिक्के चलाए थे, तांबा पर, ठीक है। ये इंडिया है, ये उत्तरी भाग और पश्चिमोत्तर भारत, इधर और इधर इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है, तांबे के सिक्के चलाए। ये बात समझ आ गई। अब देखिए इनका राज वैद्य था जिसका नाम था चरक, आयुर्वेद का, हाँ आयुर्वेद का वो जानकार था। बाद में चरक ने ही लिखा था चरक संहिता। डॉक्टर जाते हो ना, उसी को वैद्य कहते थे। आज भी स्पेशल क्लासेस, ठीक है। देखिए महाविभाज सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। अभी वसुमित्र की बात मैं कर रहा था आप लोगों से, यहाँ पर है, ठीक है। इन्हीं के अध्यक्षता में जो चतुर्थ बौद्ध संगति कराई गई थी। इसने क्या किया, बौद्ध धर्म के नाम पर एक विश्वकोश बनाया था, ठीक है। जिस कनिष्क के जो राज कवि थे, देखिए जो महाविभाज सूत्र है उसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। जैसे एक होता है किताब होता है, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं उसको, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। महाविभास, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश। इसकी रचना वसुमित्र ने ही किया था, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। देखिए इसको अब कनिष्क जो राज कवि थे, कनिष्क के राज कवि के ऊपर मिटा दें। इनके राज कवि कनिष्क के राज कवि कौन थे? देखिए बहुत सारे राज कवि थे कनिष्क के दरबार में। सबसे जो प्रमुख थे वो अश्वघोष थे। अश्वघोष देखिए बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की रचना इसने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष ने ही किया था। ठीक, ये कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, और बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है।
बौद्धों का रामायण। रामायण जानते हो ना? अरे नहीं करवाते हैं पाठ सर? तो ये बुद्ध चरित्र जो है इसकी रचना अश्वघोष ने किया था, इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता था। अब देखिए, और कनिष्क के जो प्रमुख विभूति थे, जो इनके रत्न थे, कौन कौन थे? वसुमित्र, देखो वसुमित्र, ठीक, इसका पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत तथा संघरक्ष, भारत का आइंस्टीन, देखिए भारत, आइंस्टीन जानते हो ना, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जैसे किसी वस्तु पर जितना तेज से मारोगे उतना तेज से तुमको भी चोट लगेगा, ठीक है? जैसे इस पर जितना तेज मारोगे नहीं लगेगा, तो वही सापेक्षता का सिद्धांत करा था। ये नागार्जुन ने सबसे पहले दिया था। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत उसी से दिया था, ठीक। ये भी नागार्जुन इनके रत्नों में से, इनके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद माध्यमिक सूत्र में, जो माध्यमिक सूत्र है उसी में इसकी रचना की गई है, सापेक्षता के सिद्धांत की रचना की गई है। माध्यमिक सूत्र, ये बात सुन रही? माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की बात की गई है। सापेक्षता का सिद्धांत समझ आएगा नहीं? किसी वस्तु को जितनी तेज हम ढकेलेंगे वो हमको उतनी तेज पीछे ढकेलती है। बात समझे नहीं? वही सापेक्ष, किसी को एक झापड़ जितना खींच के मारोगे उतना तुम्हारे भी हाथ में लगेगा, तो सापेक्षता का सिद्धांत है। बात समझे? तो माध्यमिक सूत्र में इसकी बात की गई है, ठीक। नागार्जुन ने सबसे पहले सापेक्षता, बाद में आइंस्टीन ने दिया इसको। आइंस्टीन जो हमारे देश में विदेशी, ठीक है। अब देखिए, कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हो गई। इसको हटा रहे हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। अब बीसी वाली बात खत्म हो गई, अब आगे चलेंगे, ठीक है। पहले पीछे आ रहे थे ना, अब आगे चलेंगे। अरे पहले देखे नहीं, ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब धीरे धीरे आगे चलेंगे हम। जैसे देखो, 345 में चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ, ठीक है। इसके बाद नीचे आए, ठीक, बात समझ नहीं? फिर आते आते हम लोग पहुंच गए 78 के बाद हम लोग चले आए 58, फिर इसके बाद सन 1 आया होगा, सन 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे आज 2022 चल रहा है। बात समझ नहीं? अब 4-5-6 दिन बाद 2022 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे चला था, अब आगे चलेंगे हम लोग, ठीक। अब देखो, यहाँ 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसका अंतिम शासक जो था वासुदेव, 102 ईस्वी मर गया। अंतिम शासक कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव, ठीक है। अब देखिए, इनके वासुदेव था, जो कुषाण अपने को, जो कुषाण शासक थे, अपने को देवपुत्र कहते थे। देवपुत्र क्यों कहते थे? ये चीन में देवपुत्र की ये एक कल्पना थी, संकल्पना थी, वही चीन से ही लिया गया है देवपुत्र। गांधार और मथुरा शैली का विकास कुषाणों ने ही शुरू किया था। बुद्ध के खड़ी मूर्तियों का निर्माण कुषाणों ने ही शुरू किया था। बुद्ध के तमाम प्रकार से जितनी शैलियां बनाई गई हैं, तमाम शैली, जैसे बुद्ध कभी कभी देखो ऐसे करके है, ठीक, बुद्ध कभी कभी ऐसे करके है, बात समझ नहीं? बुद्ध कभी कभी खड़े हैं, बुद्ध की कहीं कहीं जो है दाढ़ी मूछें बना दी गई हैं। तो ये जो तमाम प्रकार से जो मथुरा और ये गांधार शैली का जो विकास किया गया है वो कुषाणों के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अब देखिए,
कुषाणों के समय में ही क्या हुआ, वास्तुकला का विकास सबसे ज्यादा हुआ और बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं का निर्माण भी कुषाणों ने ही शुरू किया था। मैंने आपको 4 बातें आपको बताया, ठीक है। हिंद यूनानी की बात मैंने किया, देखिए फिर से एक बार आपको रिपीट करवा दे रहे हैं। हिंद यूनानी, ये सब तो लिख लिए होंगे। यस सर। देखिए हिंद यूनानी जो इंडिया में विदेशी शासक आए, फिर इसके बाद शकों की बात मैंने किया आपसे, फिर इसके बाद पहलों की बात किया। पहलों को ही पार्थियाई कहा जाता जो कि ईरान से आए थे। फिर इसके बाद कुषाण। अब ये बात यहीं पर खत्म हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे गुप्त काल। बात समझे, गुप्त काल पढ़ाएंगे इस लेक्चर के बाद। किसी मन कोई प्रश्न हो तो पूछे, अन्यथा नेक्स्ट